नमस्कार। फिर शुक्रवार की शाम की 7 बज गई है। मुझे पूरे सप्ताह इंतज़ार रहता है इस कार्यक्रम का, इस समय का, और आपको भी रहता है। लेकिन आज का शुक्रवार बहुत ख़ास है। मुझे आपके साथ ये सूचना साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है, गर्व भी, कि ये हमारा 100वां एपिसोड है। 100 शामें आपने और हमने साथ बिताई है और अपने प्रिय लेखकों से, रचनाकारों से, विचारकों से संवाद किया है। आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ही खास है, 100वां एपिसोड। और इस खास एपिसोड के लिए हमने एक खास मेहमान को बहुत आग्रह करके आमंत्रित किया है। मैं उनका परिचय आपको दूं, उससे पहले आइए देखते हैं उनके काम और उनके जीवन पर बना हुआ एक छोटा सा वीडियो। जोशी जी नमस्कार। क्रेडेंट टीवी के इस कार्यक्रम डियर साहित्यकार में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। जैसा मैं अभी कह रहा था, ये हमारा 100वां एपिसोड है, तो आप हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं। चलिए। और आपकी उपस्थिति में, आपके सानिध्य में मैं हमारे सभी सहयात्रियों का आभार करना चाहता हूं, साहित्यकारों का जो हमारे इस कार्यक्रम में अब तक आए, हमारे सारे दर्शकों का, हमारे साथी प्रस्तुतकर्ताओं का और क्रेडेंट टीवी की इस टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने प्रसारण के समय तो हमारे कार्यक्रम नहीं देखे, लेकिन बाद में अपनी अपनी सुविधानुसार यूट्यूब पर इन कार्यक्रमों को देखा है। अब तक की हमारी यात्रा हम सब लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि हम लोग जो करते जा रहे हैं
उसको और बेहतर करें। और उसी बेहतर करने की श्रृंखला में आज हम लोग आपसे संवाद कर रहे हैं। वैसे तो धन्यवाद। रामशरण जोशी का नाम किसी के लिए अनजाना नहीं है। साहित्य, शब्द और विचार की दुनिया में आपको कौन नहीं जानता है। लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपका एक छोटा सा परिचय अपने दर्शकों को दे दूं। दोस्तों, जैसा आप 6 उचित मार्च समझे। 1944 को अलवर जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे रामशरण जोशी जी शब्दों की दुनिया के बहुत बड़े नायक हैं। आप एक पत्रकार हैं, एक साहित्यकार हैं, एक नाटककार हैं, एक विचारक हैं, मीडिया विशेषज्ञ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, और मैं अगर इस सूची को और आगे बढ़ाऊंगा तो बहुत सारा समय निकल जाएगा, न जाने क्या क्या है। जोशी जी, आपका परिचय मैं आपकी आत्मकथा के एक छोटे से अंश से देना चाहता हूं। आप मुझे अनुमति दें कि मैं आपके आत्मकथ्य का एक अंश पढ़ दूं। दोस्तों, जोशी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैं सिर्फ इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं एक नहीं हूं, कई मैं से निर्मित मैं रामशरण जोशी हूं। अनेकानेक मैं मुझ में समाये रहे हैं। कौन से रंग मिजाज का मैं मुझ पर हावी हुआ या हो जाए, इसकी भविष्यवाणी करना ज्योतिषी बनना होगा। किशोर श्रमिक के रूप में मैंने जीवन यात्रा शुरू की। फिल्म में एक्स्ट्रा कलाकार बना, रामलीला में सीता बना, न्यूज़पेपर हॉकर रहा, चपरासीगिरी की, पूर्णकालिक वामपंथी रहा, श्रमिक यूनियन से जुड़ा, शेष जीवन यात्रा में शामिल होते रहे नए नए मैं। संसदीय पत्रकारिता की, राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों की देश विदेश की प्रसव पीड़ा को देखा। विंडहुक में नामीबिया के जन्म का साक्षी बना। सामाजिक शोधकर्ता के नाते आदिवासी अंचलों और बंधक श्रमिकों की दुनिया को समीप से देखा। देश के दूर दराज इलाकों में बंधक मुक्ति श्रमिक शिविर लगाए। बंधक श्रमिक मुक्ति संगठन का संस्थापक महामंत्री रहा। राजनीतिक संबंधों ने मुझे राष्ट्रीय बाल भवन के अध्यक्ष और केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष के पदों पर बिठाया। और अंततः मैं का विस्तार मीडिया शिक्षक व प्रशासक तक हुआ। इस लंबे सफर में पथ विचलन हुए हैं, मैं विपथगामी भी बना हूं। तो ये परिचय स्वयं जोशी जी के शब्दों में मैं आपको दे रहा था। अब ऐसे जोशी जी जिन्होंने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे, वे आज हमारे साथ हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्रेडेंट टीवी का और मेरा नहीं हो सकता। तो जोशी जी, अपनी बातचीत शुरू करें अगर आप अनुमति दें। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। आपकी आत्मकथा मैं बोनसाई अपने समय का खूब चर्चित रही है। हाल ही में इसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है और बहुत चर्चा में है। इस आत्मकथा में आपने जिस हिम्मत और निसंगता से अपने विचलनों की चर्चा की है, वो सामान्यतया दुर्लभ है। हंस में आत्मतर्पण स्तंभ में शायद 2004 में आपने अपने विचलनों की जो चर्चा की थी, उस पर खूब हल्ला मचा था। आत्मकथा में उन सब बातों को लिखते समय क्या कोई ऊहापोह मन में नहीं रही? दुर्गा प्रसाद जी, सबसे पहले शायद आपको याद हो, मैं थोड़ा दिला दूंगा। अपने यहाँ से जयपुर अजमेर से एक पत्रिका निकलती है, दैनिक निकलता है, दैनिक नवज्योति। बिल्कुल आपको याद होगा, जी भी निकलते हैं, अभी भी निकलता है। तो आत्मकथा की पृष्ठभूमि नवज्योति से शुरू होती है। अच्छा। नवज्योति में 99 से लेकर के और 2000 तक करीब 16 अंकों में मैंने वहां पे बहुत कुछ लिखा। अच्छा। यानी इसकी पृष्ठभूमि नवज्योति से, यानी राजस्थान से ही शुरू होती है। पहली बात। दूसरी बात, मैं ये मानता रहा हूं कि अगर आपको आत्मकथा लिखनी है तो केवल आत्ममंडनी नहीं होना चाहिए, आत्मभंजन यानी यथार्थवादी। अच्छा, और इसकी बुनियाद भी जयपुर से ही पड़ी।
मैं जब 7वीं 8वीं क्लास का विद्यार्थी था, रेजिडेंसी मिडिल स्कूल आज भी है, माजिद के बाद की तरफ रेजिडेंसी मिडिल। अच्छा। तो मैंने 7वीं 8वीं वहीं से की। तो वहाँ एक हमारे अध्यापक हुआ करते थे, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन किशोर सिंह शायद। तो उन लोगों ने एक दिन एक असाइनमेंट दिया हम सब विद्यार्थियों को कि आप अपने बारे में लिखें कि क्या-क्या कमियाँ हैं, अच्छाइयाँ अगले दिन लिख कर के लाएँ। और मैंने अपने बारे में उस ज़माने में, जब मैं 8वीं का या 7वीं का विद्यार्थी था, 60-70 मैंने अपनी कमियाँ गिनाई और 15-20 मैंने अपनी अच्छाइयाँ गिनी। और ये मुझे ये इस आत्मविश्लेषण के जो अंकुरन हुआ, उसका जी। क्रेडिट मैं अपने पिता को देना चाहूँगा। क्योंकि हुँ। पिता बचपन में ही मुझे बताया करते थे कि तुम सोचो कहाँ से आए हो, किधर जाना है, क्या करना है जीवन में। तो वो थोड़ा आध्यात्मिक किस्म के थे। अच्छा। स्वामी विवेकानंद, जो ये स्वामी राम तीर्थ। तो हमारे घर में बड़ा एक खुला एटमॉस्फियर था। फकीर भी आते थे, तो पादरी भी आते थे, सब भी लोग। तो वहाँ से मुझे एक आत्मविश्लेषण का कि आप कह सकते हैं विरासत मिली। तो इसकी बुनियाद दिल्ली में नहीं, जयपुर में ही पड़ी। अच्छा। और उसका ये कह सकते हैं कि दिल्ली में उसका खुद के हुआ। तो जब राजेंद्र यादव जी ने मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा कि मैं ईमानदारी से जो चीजें आप छापना चाहता हूँ, जब लिखी, तो मैंने 2 लिखे, आत्म स्वीकृतियां और विश्वासघात। मेरे और विश्वासघात है ना? मेरे विश्वासघात और आत्म स्वीकृतियां। जी। जाहिर है कि या तो समय से पहले मैंने लिखा होगा, क्योंकि हिंदी का समाज वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था जो मैंने लिखा, या समय से पहले मैंने लिख दिया। हालांकि कोई बहुत बड़ा काम मैंने ऐसा नहीं किया अनहोनिया। ये ऐसे से पहले पांडे बेचन शर्मा अपनी खबर में लिख चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने उससे और खुल करके लिखा। और मतलब जहाँ डिविएशंस मुझ में हुए, पथ विचलन हुए, तो ईमानदारी से मैंने लिखा। तो तो आप कह रहे हैं कि ये आत्मविश्वास मुझे जयपुर से ही, अपने घर से ही विरासत में मिला और मैंने उसको लिख डाला। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आप आश्चर्य करेंगे, अगर मैंने अपने भाई की चोरी भी की तो भी मैं उस जमाने में लिख चुका था, 67-68 में, कि मैंने अपनी एक चचेरी भाई की अंगूठी चुराई। तो ये एक हिम्मत मुझे स्वाभाविक रूप से मिली, ओढ़ी हुई नहीं मिली मुझे। हाँ, ये है कि जब मैं मार्क्सवाद के संपर्क में आया, तो मैंने उन सारी परिस्थितियों को एनालिसिस करने के जो टूल्स चाहिए, वो मुझे मार्क्स से मिले। ये ऐसा क्यों होता है, क्यों बनता है, परिस्थितियां ऐसी क्यों होती हैं, सामाजिक संरचना कैसी है, राज सत्ता कैसी होती है। तो ये जो मुझे एडिशनल टूल्स मिले, साइंटिफिक टूल्स विश्लेषण के, उसने मुझे और साहस दे दिया। इतना सही फसाना है। जी। जोशी जी, एक सवाल मेरे मन में साहित्य के विद्यार्थी के नाते आ रहा है। यहाँ मैं एक चीज जोड़ दूं जी। कि मैंने ये भी लिखा है शुरू में, कोई अगली लाइन थी वो समापन लाइन, कि मैंने सत्य के साथ कोई प्रयोग नहीं किए हैं। ये भी है मैंने सत्य के साथ मैं इतना बड़ा आदमी नहीं जिनमें से जैसा था, मैंने उसको कोई मैं रंगरेज नहीं बना। मैंने घाट पर उसको अपनी चादर को धोया भी, जहाँ पे वो फटी उसको सिया भी, और फिर मैंने ओढ़ा। तो मैं लेकिन रंगरेज नहीं बना, सच के साथ कोई प्रयोग करने का इतना दुस्साहस मुझे नहीं है। जी। वो तो एक ही व्यक्ति में थे हमारे देश में जो महानायक हैं, उनके पत्तियों में हम चल रहे हैं, कोई बात नहीं है। जी जी जी। जोशी जी, मेरी जिज्ञासा ये है साहित्य के विद्यार्थी के रूप में कि जब आप आत्मकथा लिखते हैं तो ये किस तरह तय होता है कि उसमें आप अपने जीवन के कौन से प्रसंग लिखेंगे और कौन से नहीं लिखेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये है कि मैंने इस पर अपनी आत्मकथा लिखने से पहले मैंने कई आत्मकथाएं पढ़ी हैं। ये भी मैं आपको बतला दूं, चाहे वो नेल्सन मंडेला का हो, या माओ का हो, या
इसका रूसो का हो, बाबा रामा मैंने पढ़ा, इन सब कई चीजों को मैंने, गांधी जी को कई बार मैंने पढ़ा। मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा, और वो ये कि आत्मकथा की कोई विधिवत कोई परिभाषा या लिखने का तरीका या कोई डिक्शन जिसे अपन बोलते हैं, वो नहीं हो सकता। अगर आपने पहले से ही कोई शैली तय कर ली है एक कि भाई इसको ऐसा होना चाहिए कोई, तो नतीजा क्या होगा कि जो सत्य है वो सामने नहीं आ पाएगा। जी। सत्य को सामने आने दीजिए कैसा है। हाँ, भाषा के मामले में आप जरूर सतर्क हैं, सतर्क रहें, ये ठीक है। मैंने 2004 में ईमानदारी से लिखा, लेकिन मैं अब बाद में महसूस किया कि मुझे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी शब्दों के मामले में। और इस मामले में मेरी जो वरिष्ठ मित्र डॉक्टर प्रभा खेतान ने मुझे ध्यान दिलाया था कि यहाँ आपसे चूक हुई है, और मुझसे सहमत हूँ कि हाँ, डॉक्टर प्रभा खेतान मेरी बड़े अच्छे, आप जानती हैं, बड़ी जी जी जी, तो उन्होंने बड़े मेरे अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने कहा कि जोशी जी ये थोड़ी कमी रह गई है इसमें, तो आप सावधानी बरतते तो ठीक था। तो मैंने अब महसूस करता हूँ कि वो ठीक था। शब्दों के चयन के मामले में हम जरूर सावधान रहें कि किसी की सेंसिबिलिटी को अनावश्यक आघात न पहुंचे। तो वहां मैं चूक गया था जब मैंने हंस में लिखा। ये मैं फिर से आत्म स्वीकृति आपके साथ कर रहा हूं। लेकिन आप कोई निश्चित शैली या परिभाषा इसके लिए तैयार ना करें, क्योंकि उससे फिर आप अपने विचारों के साथ और अपनी भावनाओं के साथ, अपने अनुभवों के साथ आप ईमानदार नहीं रह सकेंगे। कोशिश ही करें कि सत्य को कलात्मक ढंग से, यानी एक रचनात्मक ढंग से सामने रखें, उस पर आवरण ना चढ़ाएं, लेकिन एक रचनात्मक ढंग से, एक सृजनात्मक ढंग से सामने रखें, जिससे कि समाज उससे प्रेरणा ले सके। मैंने लिखते समय एक तो मैंने ये इसके मेरी आत्मकथा की शुरुआत बोस्टन के फ्रेमिंगहैम के नगर से होती है, क्योंकि मेरी बेटी वहां पर पढ़ाती है एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी। वो एक साइंटिस्ट है, वो काफी समय से वही। तो मैंने आमतौर पे आत्मकथाएं शुरुआत होती है, मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरे माता पिता ये, आमतौर पर ये है। लेकिन मैंने इसकी शुरुआत की अपनी बेटी के, जब वो प्रसव पीड़ा झेल रही थी और उसके बच्चे, तो हम लोग वहीं थे, और वो उसके माध्यम से मैंने एक फिर तुलनात्मक समा कि जब मैं पैदा हुआ अपने बसवे की हालत को सामने रखा, ये कि जहाँ बसवा में मतलब एक सामान्य दाई थी होती थी, वो हम सब करते थे, और यहाँ एक बच्ची पैदा होने के लिए कम से 20-22 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं 3 दिन के अंदर। तो ये जो परिवर्तन है समाज में, टेक्नोलॉजी का, कैपिटल का और सामाजिक संरचना का, तो मैं साथ साथ ये तुलना करता चला गया। अच्छा। तो हाँ, उस समय अच्छा, क्योंकि भारत उस समय ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा था, यानी हमारे कांग्रेस जा रही थी और बीजेपी आ रही थी, नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे। वो आपको ताजुब, हाँ, वहीं मैंने नॉम चोम्स्की का इंटरव्यू लिया बोस्टन में, उसी वो भी कथा में, और उस समय उन्होंने रिजल्ट आने से बहुत पहले कह दिया था कि अब फांसीवाद की आहट 10% आपके भारत में शुरू हो चुकी, और एक हफ्ते पहले तो इंटरव्यू में ये भी है। तो ये मैंने इसको एक अलग ढंग से शुरुआत की, और इसके बाद फिर मैं सेकंड चैप्टर पर मैं अपनी बसवा के बारे में, जन्म स्थान के बारे में आया। तो ये मैंने सोचा जैसे जैसा मुझे महसूस होता गया, देखता गया, समय के साथ चलता गया। ये जोशी जी, इसमें आपने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण और नई बातें मुझे बताई हैं, लेकिन मेरी जिज्ञासा अब भी वही है, शायद मैं ठीक से उसको व्यक्त नहीं कर पाया। मैं बड़े स्थूल तरह से कहूँ कि मान लीजिए हमारे जीवन में 1000 घटनाएं होती हैं, लेकिन उन 1000 घटनाओं को तो आप आत्मकथा में नहीं लिखेंगे। आप मान लीजिए उसमें 500 घटनाओं को लिखते हैं,
तो ये कैसे तय होता है कि किन घटनाओं को या किन प्रसंगों को आप लिखेंगे, किन को छोड़ देंगे? या यूँ कहूँ कि आपने अपनी आत्मकथा में किस तरह से ये विवेक इस्तेमाल किया? हाँ, ये आपका बड़ा बिल्कुल सही सवाल है, मैं बता रहा हूँ। पहले तो मैंने क्या किया, अपनी प्रमुख घटनाओं को एक सूची बनाई। अच्छा, जन्म से लेके हाँ, हाँ, कम से कम 400-500 घटनाएँ थी, अभी भी मेरे पास मौजूद हैं। वो सूची अच्छा, मैंने बनाई वर्षवार, फिर जितना मुझे याद था देखिए। जी, हाँ, जी, हाँ, हाँ। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हर छोटी-मोटी घटना वो जीवन तो में नहीं ऐसी होती लिखेंगे ना हम। रहती, हाँ, तो हाँ, उन सबको तो अगर लिखेंगे तो कम से कम 10 वॉल्यूम 15-20 वॉल्यूम में होगा। इतना मैं महान व्यक्ति नहीं हूँ। एक सामान्य, तो मैंने प्रमुख घटनाओं को जिससे जीवन में जहाँ मैंने सीखा, जिससे अच्छा, या जीवन को जिससे विस्तार मिला, एक गति मिली, उसको मैंने सबसे पहले लेना चाहा। जी, छोटी-मोटी घटनाएँ तो ख़ैर घटती रहती हैं। कहाँ छींका, कहाँ क्या, कहाँ खाँसी आई, ये इनको तो छोड़ा जिसको कि, हाँ, लेकिन जितनी, तो जो मैंने 500-600 घटनाओं की जो सूची बनाई थी, उसमें मैंने 2 250 घटनाएँ कम ज़्यादा मैंने ली। बाकी की जो मामूली थी, अ, उनको छोड़ जिसका कोई अर्थ नहीं था, वो मैंने हुँ, छोड़ दी। और उसका मैंने जो कसौटी बनाई चयन करने की, कि मैं उन घटनाओं को चयन करूँ जिससे समाज में कहीं योगदान हो सके। हुँ, अब जैसे कि आपने शुरू में कहा कि मैंने बहुत जीवन को सामान्य ढंग से शुरू किया, है ना? जी, तो अब सामान्य ढंग से आप जब आप जुम्बिश लगाते हैं और कहीं किसी जगह पहुँचते हैं, तो जाइए, तो उन घटनाओं का की प्रेरणा कहीं न कहीं औरों को भी मिले। जी, एक तो ये है कि मैंने, सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि मैंने एक स्वप्न हमेशा विराट देखा। एक विराट स्वप्न था कि हाँ, हुँ, ये हमको करना है और समाज के लिए करना है। और मेरा एक गीत मुझे ज़िंदगी भर आज भी मेरा साथ देता है। साहिर लुधियानवी का गीत है। जी, मेरे जी, हमनदीम मेरे हमसफ़र, हुँ, निराश न हो, कठिन सही मंज़िल मगर निराश न हो। जो हुँ, रास्ते अंधेरों से हार जाते हैं, वे मंजिलों के उजालों को पा नहीं सकते। अब क्या बात है! इसलिए ये गीत कितना प्रेरणा भरा, अब देखिए, अब हाँ, मैंने इसको अपनी आत्मकथा में शामिल किया है जी, कि जो जिससे औरों को भी प्रेरणा मिले। तो हुँ, पहले ये देखना चाहिए कि आपकी आत्मकथा, आपकी घटनाएँ हैं, जीवन और समाज हुँ, और राज्य तीनों के मैंने अंतर संबंधों को ले लिया है। उसमें कहाँ तक प्रासंगिक है? देखिए, हुँ, हम सब मानो लोग हैं, तो एक खास वातावरण पैदा होते हैं। वातावरण की संरचना, उसमें राज का की भी भूमिका भी होती है और समाज की भी भूमिका होती है। बिल्कुल, वो अगर वो पूरा प्रोसेस समझ में आपको आ जाए, तो फिर हुँ, उसी ढंग से फिर आप अपने को जी, संचालित करते हैं। इसलिए मैंने जैसे कि अब जयपुर की सड़कों पे जब मैं अखबार बेचा करता था, हुँ, आवाज़ लगाकर साइकिल, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, फलाना का। हुँ, उस समय मैं ये भी सोचा करता था, इस ये इस अखबार में मेरी भी खबर छपेगी, मैं भी हुँ, लिखूँ। तो अच्छा, ये एक सपना था, है ना? हुँ, तो जैसे कि हमको एक बार असाइनमेंट दिया गया कि नेहरू जी के वहाँ पर सितंबर में यूएन में उनका भाषण हो रहा है, तो आप हुँ, सब लोग लिख कर के लाएँ। जब मैं 8वीं 9वीं में था, तो हुँ, हम रात को 11 बजे तक ढूँढते थे, भाई कोई पनवाड़ी की दुकान मिले, और आखिर में पोलो विट्टी के सामने पनवाड़ी की दुकान मुझे मिली। हम लोग वहाँ हुँ, बैठे रहे और लिखते रहे। कुछ अच्छा, समझ में आया, कुछ नहीं, क्योंकि हुँ, वो तो अंग्रेजी में बोल रहे थे। लेकिन एक हाँ, सपना था। अब वो सपना मैंने 85 में, कि जब मैं यूएनए की प्रेस गैलरी में मैं बैठ कर के मैं प्राइम मिनिस्टर को अरे वाह! खबर कर, हाँ, क्या बात है! वाह! प्राइम मिनिस्टर को मैंने 85 में, यानी हाँ, उनके नाती को, राजीव गांधी को खबर किया। हाँ, हाँ, हुँ, और फिर एक दिन सपना ये भी मैंने देखा कि मैं यूएन के अंदर एड्रेस करूँगा। तो हुँ, 2007 में जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, तो मैं हाँ, उस समय हाँ, तो काबिज़ था, तो उसका हुँ, उद्घाटन भाषण मैंने यूएन हेडक्वार्टर में मैंने दिया, अरे वाह! जी, है ना? तो अब हुँ, ये कब कहाँ क्या हो जाए,
दुर्गा प्रसाद जी, बड़ा कहना जी मुश्किल है, लेकिन आप जब बड़े स्वप्न देखते हैं तो फिर क्या है, बहुत सारी बातों छोटेपन से, संकीर्णताओं से बच जाते हैं। बिल्कुल, आपके सामने जी एक जी। बड़ा फलक, एक यूनिवर्स फैला हम्म, हुआ होता है, उसमें से आप सही बात है। तारे चुनते हैं। जी तो जी मेरा इसी ढंग से मैंने अपनी घटनाओं की स्क्रीनिंग की, कौन सी लें कौन सी नहीं लें, ये जी था। जी। मुझे लगता है ये आपका जो वक्तव्य है या आपने जो कहा है वो भावी आत्मकथा लेखकों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात ये लगी। अच्छा, एक एक छोटी सी जिज्ञासा और इस क्रम में मैं करना चाहूंगा, आपके जी हाँ, सामने जी रखना हाँ। चाहूंगा। मुझे लगता है जैसे एक व्यक्ति का जीवन एक रूपक अगर मैं बनाऊं, तो व्यक्ति का जीवन एक घर है, उसकी अपनी प्राइवेसी है। जब आप आत्मकथा लिखते हैं तो जैसे उस घर के दरवाजे सारी दुनिया के लिए खोल देते हैं कि आओ और तुम मुझे, मैं जिस हालत में भी हूं देखो। तो ये अपनी प्राइवेसी में आने के लिए दूसरों को अवसर देना, उनको आमंत्रित करना, ये कितना उचित लगता है आपको? हाँ, ये सवाल आपका जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। कि आपने रूपक की बात कही तो मैंने ये जो मैं अपने समय का बोनसाई, इंग्लिश में हाँ है द बोनसाई ऑफ माय टाइम। ये जी। भी ये पॉलिटिकल मेटाफर रूपक, राजनीतिक रूपक, कि हम अच्छा। मध्यवर्गीय, वाकई कि हम मध्यवर्गीय लोग किस स्वप्न को लेके चले थे, मैंने अपने ऊपर लिया है। और अब हम्म हम आप जाकर के मैंने अपना तो कर लिया, लेकिन हम समाज को तो नहीं बदल सके, व्यवस्था को तो नहीं हम्म। हम बदल सके। जो जी। सपना देखा था कि हम एक हाँ हाँ। समतावादी समाज बनाएंगे, उसके जी लिए जी। मैं इतना, तो मैं तो अपने को तो बना लिया, लेकिन समाज में तो हाँ। अपनी वो वैसे ही विषमता है। तो हम्म मैंने, हम एक मध्य वर्ग, या जैसे बोनसाई के वृक्ष को एक ड्राइंग रूम में सजा दिया जाता है और बढ़ हम्म नहीं पाता है, लेकिन वो खूबसूरत बना रहता है। तो आज मेरी स्थिति वही है कि ठीक है, मध्य वर्ग का जो संसार है, मैं उसमें एक हम्म। एक गुलदस्ते के रूप में सजा बोनसाई। हुआ हूँ। हाँ, बोनसाई हूँ, लेकिन हम्म मैं समाज को तो नहीं बदल सका, पहली बात ये है। और दूसरी बात आपने कि हाँ, प्राइवेसी की। देखिए, आपका जी। सवाल बहुत ही माकूल है कि प्राइवेसी को आप, अब ये प्राइवेसी का जो हालाँकि इस पे बहुत डिबेट हुई है, कानून के हम्म अंदर भी, कोर्ट के अंदर ही, कि प्राइवेसी को हम कहाँ, अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि आप अपनी प्राइवेसी में कितना आने देना चाहते हैं। जैसे इस मामले में मुझे गांधी जी की एक उक्ति याद आती है। गांधी जी कहते जी। हैं कि हम्म आप अपने दरवाजे खुले रखें, अपने कमरे की खिड़कियाँ खुली रखें, हाँ, खिड़कियां खुली रखें। हवा आने दें, लेकिन हाँ, इतनी भी ना आने दें कि वो आपके अंदर के कमरे के अंदर की जो वस्तु है उसको चीजें अस्त उनको व्यस्त। उड़ा जाए, उड़ा ले जाए। हाँ, तो मैंने जहाँ अपने अस्तित्व, मैंने अपना दरवाजा खोला, बिल्कुल, हम्म लेकिन अस्तित्व को बनाए रखा है। हाँ, अस्तित्व अपने जो, अपना जो निजी जीवन है, हम्म और निजी जीवन क्या है, अब वो कोई, हम कोई दौलतमंद तो है नहीं, विचार है, हम्म विचारों से मेरा अस्तित्व है। हम्म। मेरा निजी जीवन हो या सार्वजनिक जीवन हो, अगर मान लीजिए आज मैं एकदम से यू टर्न ले लूं, तो मेरे अपनी निजता भी अलग हो जाएगी, और सार्वजनिक जो जो लोकप्रिय है बिल्कुल। वो भी अलग हो जाएगा। तो आप किससे जाने जाते हैं? जैसे आप हैं जी। एक साहित्यकार के रूप में, पूरे सभी जगह आप मान्य हैं, तो आपके जी, अपने वैचारिक दृष्टि से, देखिए, आप निजी बिल्कुल। जीवन में अगर आप अपने दूसरा ढंग का व्यवहार करेंगे, तो लोग आप हाँ, कभी तो उंगलियां उठाएंगे। उसको तो पकड़ेंगे। जी। मैंने पकड़ेंगे। तो मैंने कहीं-कहीं एक संतुलन बनाए रखा है, जी। और मैं, विश्वास करें मुझ पर, मैंने अपने हम्म। जीवन में, इस समय तक जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जी। कम से कम 99% मैंने सत्य बोला है, इस समय तक। जी हाँ, जी ये जी। बड़ा भोलापन हो सकता है, लेकिन हम्म स जो आत्मकथा में मैंने लिखा उससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं हाँ। कि ये, अगर आप बाबरनामा पढ़ें, जो हम्म 16वीं सदी में लिखा गया, अरे जबरदस्त है। बाबर ने बहुत अच्छा। कुछ लिखा है अपने बारे में। हाँ, हम्म यही तो कह रहा हूँ, लोग पढ़ते नहीं है। वो तो उसको एक हम्म हमलावर के रूप में जान पर, अरे ऐसी-ऐसी हम्म। बातें लिखी हैं, और हर रोज़ वो खुदा से माफ़ी माँगते थे, अब शाम को खूब शराब पी सकते हैं।
उनके एक लड़के में भी दिल आ गया, वो भी लिखा हूँ। और अच्छा। फिर तौबा करना। हाँ, ये निजी जीवन को उन्होंने, बाबर ने किस तरह से सामने रखा है, आप विश्वास अच्छा। नहीं करें। हाँ, उन्होंने कह रहे हैं कि मैंने मुसलमानों को मारा, क्यों? इसलिए मारा है क्योंकि मुझे आगरा पहुंचना है और ये मुसलमान जो लोग हैं मेरे रास्ते में वो रोड़ा अटका रहा है। अच्छा। तो इसका तो अब वो धर्म से ऊपर चला गया, और धर्म, अब उसका धर्म क्या है? राज सत्ता, पावर। तो हमको ये अब यहाँ ही एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है जी। कि हम, व्यक्ति जो होता है वो समाज सापेक्ष भी होता है और राज्य सापेक्ष भी होता है। इसको समझने की बहुत जरूरत है। इससे आप डिटेच बिल्कुल नहीं कर सकते। एक सीमा तक कर सकते हैं, जो अगर साधु संत बन जाए, परमहंस बन जाए, वैसा मेरा कोई इरादा नहीं है। अच्छा जोशी जी, इससे थोड़ा सा मैं आत्मकथा से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हूं ताकि हम लोग कुछ और बातें भी कर सकें। तो एक संधि रेखा पर एक प्रश्न मेरे मन में और आ रहा है। अभी जो अंश मैंने आपकी आत्मकथा से पढ़ा और आपके बारे में जितना मैं जानता हूं, अगर उस सबको मैं एक छोटे से वाक्य में समेटूं तो मैं कहूंगा कि आपकी जो अब तक की जीवन यात्रा है वो शून्य से शिखर तक की यात्रा है। बहुत साधारण पृष्ठभूमि से प्रारंभ करके आप जहां तक हम लोग कल्पना कर सकते हैं वहां से आगे तक आप पहुंच सके हैं। ये तो मेरा आकलन है आपके बारे में, लेकिन आप खुद अपनी इस जीवन यात्रा को किस तरह देखते हैं और आप उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं? देखिए, भौतिक दृष्टि से कहें तो आप मुझे सफल व्यक्ति मान सकते हैं, भौतिक दृष्टि से, भौतिक बिल्कुल मैटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मिडिल क्लास के जो है उसे पूरी तरह सफल मान सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि सामाजिक दृष्टि, आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहें तो मैं सफल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल असफल व्यक्ति हूँ, क्योंकि वो मेरा विराट स्वप्न तो अधूरा रह गया। हालांकि वो मेरा अपना नहीं है, वो हम सब का आपका नहीं है ना, समाज का है। हाँ, जी, मेरा अकेले का नहीं। लेकिन देखा था कि हम उसमें ही मत खप जाते, वो मैं नहीं कर पाया। मेरी जो मिडिल क्लास के लड़के की जो नियति होती है, उस नियति में साझे में बना। हाँ, एक बात मैं बता सकता हूँ जो आत्मकथा में लिखा है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। जी जी। कि जैसे एक स्वप्न था कि सब लाल किले से हम संबोधित करेंगे, लाल परचम होगा और संबोधित करेंगे। जी। अब आप सोचेंगे कि साहब ये कैसे पूरा हुआ? अब ये प्रॉक्सी से पूरा होता है। देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ, ये प्रॉक्सी से मैंने पूरा किया। कैसे किया? जी, कि 2007 में 1857 के 150 साल हो गए थे पूरे। 10 मई 2007, है ना? अच्छा। और हाँ, तो उस समय मिस्टर अर्जुन सिंह HRD मिनिस्टर थे। अब उससे मेरे संबंध सभी को मालूम, बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छे। जी 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 जी। तो उन्होंने मुझे एक दायित्व दिया कि जोशी जी, 2007 में 2 लोग बोलेंगे लाल किले की प्राचीर से। पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलेंगे, प्रधानमंत्री, और उसके बाद मैं बोलूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप एक संबोधन तैयार करें। अच्छा। तो पूरे राष्ट्र के नाम। ओके। हाँ। तो मैंने कहा, अरे आपके पास तो इतने सेक्रेटरी वगैरह हैं, इतने सब लोग हैं कि नहीं, मुझे मालूम कि वो सेक्रेटरी के ढंग के हैं, लेकिन आपका कमिटमेंट मुझे मालूम है। 1857 पे मैंने काफी कुछ लिखा है एक जमाने में, 100-150 पेज लिखे हैं। ठीक है, आप ही मेरा भाषण लिखेंगे। और मैंने उनका 10 या 15 मिनट का भाषण मैंने लिखा, और एक बगैर एक शब्द काटे उन्होंने यथावत पढ़ा। तो उस समय यही लग रहा था कि जैसे बाई प्रॉक्सी मैं बोल रहा हूँ, लिखा ही। तो आपका ठीक है, मैंने राशि मेरा स्वप्न अर्जुन सिंह जी की पूरा कर दिया, लिखा इस बात को। तो ये बहुत रोचक प्रसंग है ये तो। और प्रॉक्सी वाली बात बड़ी जोरदार है इसमें। जी जी। प्रॉक्सी, तो मैंने प्रॉक्सी से पूरे देश को संबोधित किया। तो इससे बड़ा और अचीवमेंट क्या हो सकता है? और अब उसको क्या
किसी भी रूप में निकलें कि हाँ, लेकिन ओवरऑल मैं अपने आप को ये भी नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह सफल हूँ, लेकिन मैं भौतिक दृष्टि से सफल नहीं हूँ, ये मैं नहीं कहूँगा। एक आम अच्छा खासा ढंग के बच्चे, 2 बच्चियाँ बाहर पढ़ रही हैं, लड़काई हैं, और अभी इस समाज से आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? जहाँ मतलब जहाँ लोग 27-30 करोड़ लोग बाग आज भी मतलब गरीबी रेखा से नीचे हैं। हाँ, तो और उससे तो हम बहुत ऊपर हैं ना, तो और आपको क्या चाहिए? ठीक है, लेकिन मेरा स्वप्न ये ठीक है, वो अकेले का नहीं, वो हम सबका है। अब सब कहीं-कहीं कमियाँ रही हैं हम में, रही होंगी। जी। जी, तो मैं इस ढंग से आप कह सकते हैं कि असफलता के बीच में इस त्रिशम को जो मिडिल क्लास की मार्क्स ने कहा था ना कि मिडिल क्लास की नियति क्या होती है, वो पेंडुलम की तरह है घड़ी के कि इधर से उधर तो बीच में, तो आप उस रूप में मुझे देख सकते हैं। जी। अच्छा जोशी जी, ये जो आपकी जीवन यात्रा है लगभग हमारे देश की भी जीवन यात्रा के समानांतर ये है। अभी हमने अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। आप इन वर्षों में भारतीय समाज में किन बड़े परिवर्तनों को रेखांकित करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया है दुर्गा प्रसाद जी, वो राज्य के चरित्र में आया है। राज्य के चरित्र पिछले 7-8 साल राज्य की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, वो पूरी तरह से बदल चुकी है। इस राज्य एक जमाने में था कि एक जन कल्याणकारी राज्य माना जाता था, जिसे हम बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। नेहरू जी के जमाने से वो चल रहा और वो कम ज्यादा चलता रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने से। लेकिन इसके बाद से एक बिल्कुल एक नई ढंग की छलांग मोदी जब के जमाने में से शुरू होती है, एक नई पॉलिटिकल इकोनॉमी आती है, यानी उसमें राज्य का जो चरित्र है अब जन कल्याणकारी न रह करके एक फैसिलिटेटर, जिसे हमने हाँ एक अखाड़ा बना दिया, उसमें सभी लोग पहलवान जो हैं, अगर मालूम मुझे किंग कॉन्ग के सामने खड़ा कर दिया जाए तो मेरी क्या दुर्दशा होगी, ये हाल है। राज के हमने तो आपके लिए अखाड़ा दे दिया, अब आप जो चाहे, ऐसा नहीं हो। तो लेकिन आज वही स्थिति, पहले ये थी कि जहां तक, क्योंकि मैंने 67 से फुल फ्लैश रिपोर्टिंग शुरू की, उससे पहले मैंने नेहरू जी का जमाना भी देखा। पहले ये था कि कैपिटल जो होती थी ना, कैपिटलिस्ट लोग, वो पॉलिटिशियंस के अंडर में रहते। देखिए, इस पॉलिटिक्स में पैसा की जरूरत तो सभी पार्टी को कम अधिक पड़ती है ना, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने से, नेहरू से लेके मनमोहन सिंह के जमाने तक लगभग मैंने ये देखा कि कैपिटलिस्ट लोग पॉलिटिशियंस पर, यानी जो राज्य के जो संचार नियंता हैं उन पर हावी नहीं होते। हाँ, और हावी वो होने नहीं देते थे, बल्कि मैं ये कहूंगा हावी नहीं होने देते थे। आज स्थिति ठीक इसके विपरीत है। आज क्या है कि कॉर्पोरेट कैपिटल पूरी तरह से राज्य के संचालकों पर हावी हो चुकी है। तो इससे सबसे बड़ा डर जो मुझे लग रहा है कि कहीं कालांतर में ऐसा ना हो जाए कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल स्टेट है उसको कॉर्पोरेट स्टेट से रिप्लेस कर दी जाए, कि कॉर्पोरेट हम अपने हाथ में ले लेगी, क्योंकि अब हम एक दलाल को क्यों रखें, हम खुद ही चलाते हैं। अंबानी अडानी कहेंगे नहीं जी हम खुद ही चलाएंगे, आपको हम पैसा क्यों दें। एक समय ऐसा आ सकता है, जैसे कि अब अपराधी लोग, पहले अपराधी का राजनीतिकरण हो गया, पहले राजनीति में अपराधीकरण। आज इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में 37 दागी मंत्री हैं, ये 33%, और उसमें 24% मंत्री ऐसे हैं जो संगीन अपराधों के दागी हैं। ये ऑन रिकॉर्ड में अभी आ गया। ये अगर अपराधी लोग, दागी लोग, ये प्रतिशत बढ़ेगा तो एक स्वाभाविक बात है,
कि वो किसके हितों की रक्षा करेंगे। ये उस जमाने में नहीं था, इंदिरा गांधी के जमाने तक नहीं था, राजीव गांधी के जमाने तक नहीं था। मैंने तो देखा किस तरह से पूंजीपति लोग बाहर खड़े रहते थे, मिलने को आसानी से मिल नहीं सकते थे इंदिरा जी से या राजीव गांधी से। नेहरू की तो बात बिल्कुल ही अलग है। ये तो मैं अपनी आंखों से मैंने देखा है। अर्जुन सिंह जी को देखा कि वो किस तरह से दहलीज के बाहर खड़े रखते थे, ये चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो और चाहे कौन और कोई भी हो। ये मैंने अपनी आत्मकथा में लिखा इन चीजों को। आज ये स्थिति, आज मैंने देखा कि ठीक है 17 वर्ष सबको नमन करना चाहिए, लेकिन जिस ढंग से हमारे मोदी जी ने अंबानी अडानी के परिवार के सामने और खुलेआम से सार्वजनिक रूप से उनको नमन करते हैं, वो उससे क्या होता है, उसका प्रभाव गलत संदेश जाता है, गलत संदेश जाता है, समाज पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और वो फिर समाज में ये पड़ता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं, नेता ऐसा करें, तो हम भी ऐसा करें। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन राज्य के चरित्र में, यानी अब वो पूर्णतः एक पूंजीगत हो गया है। जो संविधान की जो बुनियादी सिद्धांत है उससे का। इसी तरह से फिर दूसरी बात में आप चाहे वो धर्मनिरपेक्षता का सवाल ले लें या ये इसका ले ले, हमारी बहुविधि भाषा संस्कृति जो है वो, अब वो क्या होगा, अब यहाँ बहुसंख्यकवाद वर्सेस अल्पसंख्यकवाद, ये ऐसा नहीं। सांप्रदायिक दंगे तो हमेशा होते रहे, कि ये मैंने खूब कवर किए, जैसे नहली में कर किया, मुरादाबाद का दंगा 1 हफ्ते तक मैं कभी 2-3 तो मैं मस्जिद में ही पढ़ा रहा। अच्छा, सब लिखा है। आप पानी पी लीजिए जोशी जी प्लीज। हाँ, पानी पी लीजिए आप। हाँ, तो ये मैंने सब लिखा है आत्मकथा में। राजस्थान पत्रिका में एक जमाने में हमारे एक मित्र संपादक हुआ करते थे, सुभाष नाहर। हाँ, सुना होगा आपने? बिल्कुल जी। तो उन्होंने मेरी ये काफी मुरादाबाद के दंगों को खूब छापा है, 2-3 सीरीज में। हाँ, उस समय जब कुलरीश जी संपादक थे और ये देखा करते सुभाष नाहर, तो मैंने तो उस समय भी थे। लेकिन आज क्या है कि एक अल्पसंख्यक ये मान के चल रहे हैं कि हम 2वीं दर्जे के नागरिक बन चुके। ये अगर समाज हमारे शरीर का एक अंग सड़ने लगे तो जाहिर है कि देश समेत आपके शरीर पर उसका असर पड़ेगा, दूसरे अंगों पर पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि इस तरफ राज्य को ध्यान देना चाहिए कि भाई सच्चाई ये है कि 20-22 करोड़ अल्पसंख्यक हैं, हाँ मुस्लिम हैं, और दूसरे और भी हैं। आप अगर 2वीं दर्जे के सिटीजन, सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखेंगे तो जाहिर है कि देश की उन्नति पर इसका असर पड़ेगा। फिर दूसरा दुर्गा प्रसाद जी, मैं ये बात बड़े स्पष्ट रूप से रेखांकित करना चाहूंगा कि एकल धर्म प्रधान देश भी तरक्की नहीं कर सके। अब पाकिस्तान भी देख लीजिए, दूर क्यों जाती है। पाकिस्तान का विभाजन हुआ, मैंने तो उसको कवर किया है। पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, दोनों जगह सुन्नी। तो वो जो था ना कि साहब इस्लाम के नाम पे हमने पाकिस्तान मजहब प्रधान देश होना चाहिए, तो वो सपना तो टूट गया जिन्ना का। तो इसका मतलब ये कि कोई राष्ट्र, कोई धर्म राष्ट्र को, कोई एक धर्म राष्ट्र को एकजुट नहीं रख सकता। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण दे देता हूँ जी। इराक और ईरान दोनों शिया प्रधान है। मैं तो ईरान भी गया हूँ एक हफ्ते, अभी गया 2018 या 19 में गया। तो दोनों शिया हैं। आप ताज्जुब करेंगे, 8 साल तक इराक और ईरान में लड़ाई हुई और उसमें करीब 10 लाख लोग मारे गए। तो फिर कहाँ धर्म है? इसका मतलब धर्म से ऊपर कुछ शक्तियां हैं जो क्लास की हैं, जो मनी की हैं, अर्थ की हैं, क्योंकि एक राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाती है। जी, मैं तो कुरान पढ़ रहा था, मैंने लगभग थोड़ा पढ़ा। कुरान में कई जगह क्लासेज क्या है कि हाँ ये क्लासेज यहाँ पर है,
अगर अभी मैंने पिछले दिनों खत्म किया दी लास्ट मुस्लिम, तो मोहम्मद साहब कैसे मक्का से मदीना आए, मदीना से वापस गए, उसमें इकोनॉमी का रोल क्या रहा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा, पढ़ेंगे तो आप। हाँ, तो ये हमारे जो वर्तमान शासक हैं, ये मान के चल रहे हैं कि एकल धर्म होना चाहिए, एकल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होना चाहिए। अरे ठीक, इससे आप सत्ता में आ जाएंगे, सत्ता में बन भी रह सकते हैं कुछ समय तक, लेकिन उससे हमारा देश और राष्ट्र सुरक्षित तो नहीं रहेगा। उसको हमको नए रास्ते निकालने ही पड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चरल चेंज जिसे बोलते हैं, वो एक गुणात्मक बदलाव आपकी हमारी संरचना में, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संरचना में परिवर्तन आया है। ये बहुत अच्छा नहीं है अधिक समय तक। जी। अब जैसे खुलकर के आपके विधायक कह रहे हैं, हाँ हमने 5 लोगों को मारा। इससे तो शर्मनाक बात क्या होगी? बिल्कुल, इससे ज्यादा शर्मनाक कि एक पूर्व विधायक ये कहे कि मैंने 5 लोगों को मारा, और हमारी अदालत, हमारा राज्य खामोश बैठा हुआ है। बिल्कुल, मैंने यहाँ मैं राज्य को बड़े अर्थों में ले रहा हूँ, द स्टेट, प्रदेश के ऊपर नहीं, कि कोर्ट कुछ नहीं कर सकता जब वो खुद कह रहा है कि हाँ मैंने मारा। तो ये जो है, ये ऐसे पहले नहीं हो सकता, आज हो रहा है कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटीज हैं उनको इतना ट्रिवियलाइज कर दिया, उसको इतना घटिया बना दिया कि लोगों के डर निकल गया। वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं जी। इसका नुकसान भले ही अभी सत्ता में बने रहें, लेकिन अगले 10-12 साल में इसका पूरा नुकसान बहुत होने वाला है, क्योंकि हमारी नैतिक मापदंड, मूल्य, यहाँ तक कि पारिवारिक संबंध, स्त्री पुरुष के बीच में, बच्चों के बीच में, पिता के बीच में जो संबंध है, भावनात्मक संबंध, वो सब बदल रहे हैं तेजी से। जी। तो ये मुझे सबसे बड़ा जो परिवर्तन लगा पिछले 60-70 साल में, जो 8 साल में हुआ, वो पहले नहीं था, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया की भूमिका बहुत रही, मीडिया की भूमिका बहुत रही। देखिए, मैं तो मूलतः मीडिया का व्यक्ति हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मीडिया पर कभी राजनीतिक दबाव नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, मैंने नई दुनिया का ब्यूरो चीफ रहा हूँ, और वो मूलतः कांग्रेसी पेपर और उसके मालिकान जैनी, मुझे ब्यूरो चीफ रखा, और लोगों ने कहा कि आप एक अल्ट्रा लेफ्ट को ला रहे हैं ब्यूरो चीफ। तो उन्होंने, रानी जी ने, आज भी मैंने लिखा, ये भी आत्मकथा में लिखा है, तो जो उन्होंने कांग्रेसी लोग उनसे कहने के गए, तो उन्होंने एक ही बात पूछी कि ठीक है वो मीसा वारंट ही थे, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला, लेकिन ये बताइए कि वो जो खबर लिखते हैं उसमें कोई बेईमानी करते हैं क्या? नहीं साहब, वो तो बड़ी ऑब्जेक्टिव है खबर, ठीक है, विचार उनके, समाचार है, आपके समाचार में। अब देखिए 20 साल तक, 20 साल में 1 या 2 चीजें मेरी उन्होंने रोकी, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और लिखा भी। 20 साल में अगर ब्यूरो चीफ की 2-3 खबरें रोकी, कोई कुछ नहीं होता, नहीं के बराबर, कुछ भी नहीं सुन। बिल्कुल, मैंने चाहा वो लिखा, जबकि वो मूलतः ट्रेडिशनली कांग्रेसी पेपर था, और मुझे कभी भी छरलानी जी ने 1 मिनट के लिए नहीं कहा कि जोशी जी थोड़ा अभी ऐसा, कभी 1 मिनट के लिए नहीं कहा। ये बड़ा, और अर्जुन सिंह जी ने भी नहीं, मुझसे मेरे इतने बहुत ही बढ़िया संबंध थे, और उनकी जीवनी भी मैंने लिखी, और उन्होंने कहा कि मैंने वो शुरुआत उसी सेंटेंस से की कि आप जोशी जी न तो कांग्रेसी हैं, न कभी होंगे, कोट अनकोट। ये राजनेताओं का ये स्तर था। ये चीज आज गायब हो गई जी, ये बिल्कुल इंटॉलरेंट हो गए हम सब। इसीलिए औरतें, जब मैंने देखा कि आत्महत्या कर रही हैं, आप तिल छिड़क कर, तो हम वो कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसको बचाने के बजाय वीडियो। ये समाज की जो संवेदनहीनता, जो संवेदना पथरा जा रही है, ये बड़ा भयानक काल है, साहित्य के लिए भी, संस्कृति के लिए भी, और राजनीति के लिए, और मनुष्य के लिए भी, और मनुष्य के लिए, बिल्कुल।
जी जोशी जी, आप ये जो सारी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि सोचने समझने वाले लोगों का मत तो यही है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि ये जिन चीजों से हम लोग बहुत व्यथित होते हैं, आम लोगों का तो समर्थन है उन सारी चीजों को, और जो सत्ता, वर्तमान सत्ता के समर्थक हैं, उनका भी यही कहना है कि जब जनता इन सब चीजों से खुश है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो इससे सवाल ये आता है कि जी हम लोग आज 2022 में जहां खड़े होकर इन चीजों को देखकर दुखी हो रहे हैं, हमें अगले 10 साल बाद का भारत कैसा नजर आता है। देखिए, हम सवाल दुखी हैं बहुत और ये उनके पास समर्थन है। देखिए, आपका बड़ा माकूल सवाल है। इस पर हम लोग सभी सोच रहे हैं, मैं तो सोचता ही जी। रहता हूँ। लेकिन जी। इसमें एक दो बातें मैं जोड़ना चाहूंगा आपकी बात को जी। आगे बढ़ा जी। के। हम्म। एक मीडिया ने एक मिथ भी क्रिएट किया है। देखिए, हम्म। 2014 में उनको 32-33% वोट मिले बीजेपी को। हम्म। 2019 में 37-38% वोट मिले। हम्म। इसका मतलब ये है कि आपका जो हिंदुओं का वोट आपको पूरा नहीं है। पहली बात तो ये। हम्म। दूसरी बात ये भी और बता दूं, इंदिरा गांधी को 1971 में 350 सीटें मिली थी, हम्म। याद रखिएगा। हम्म। और हाँ। वो और 1980 में, ये सब मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1980 में हाँ। 352 सीटें मिली थी। हम्म। और वो हिंदुत्ववादी नहीं थी। आप नहीं थी। हिंदुत्ववादी हैं, हम्म। हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुवादी, हिंदू नहीं, हम्म। हिंदू तो मैं भी हूँ, मुझे हिंदुत्ववादी, गर्व है। हाँ। हिंदू होने में कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुत्ववादी हैं, और आपकी सीटें 302 से बढ़ी नहीं है। और अगर पुलवामा पाकिस्तान नहीं, हालांकि ये भी संदेहास्पद है, लेकिन मैं सरकार की बात मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ सरकार की बात कि हाँ। पाकिस्तान का हिसाब। लेकिन अगर पुलवामा 2019 में फरवरी में नहीं हुआ होता तो आपकी सीटें 200 से ऊपर जाने वाली नहीं थी, उसे कमी नहीं थी। तो ये मान के चलना कि पूरा हिंदुत्व, पूरा हिंदुत्व के रंग में रंग गया, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं। नंबर। अच्छा। अब दूसरी बात पे आ जाइए। अगर हमारा पूरा देश, जितने सारे हिंदू, हम सब लोग हिंदुत्ववादी बन जाते, तो आपने, सरकार ने कहा है आपकी, जो आपकी पूर्ण बहुमत से बनी, उत्तर प्रदेश नंबर 1, उत्तराखंड नंबर नंबर 2, इस समय 2 है। और अब दूसरी जगह आप चले जाइए, मध्य प्रदेश ने आपने कांग्रेस को तोड़कर सरकार बनाई। तो हरियाणा में आपने किसी के सहयोग से सरकार बनाई। हाँ। आसाम में जो आपका चीफ मिनिस्टर है वो कांग्रेस से आपने उधार लिया। ये वही चीफ मिनिस्टर है जिसके खिलाफ आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे और वसूलवा के बने, है ना। इसके बाद अभी आपने महाराष्ट्र में, जो शिवसेना आपके साथ थी, आपकी नहीं हो तो आपने उसको भी तोड़ करके बनाई। आपने उत्तराखंड, इस झारखंड में आप तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो पकड़े गए। इसी तरह से आपने लाख कोशिश कर ली कि ममता बनर्जी को हम हरा देंगे, हाँ, लेकिन और नहीं हरा पाए। नहीं आए, सीटें पहले से कम हुई। इसी तरह से एक जमाने में, वो तो गलती हो गई कांग्रेस की, गुजरात में आपने नारा दिया था, इसी अमित शाह ने, कि 150 सीटें हम लेंगे, और आपकी 115 सीट जो थी मिली थी, उसमें से 99 सीटें रह गई, जो पिछला चुनाव जो हुआ था, 99। इसी तरह गोवा में आपने कांग्रेस की सीटें हड़पी, सीटें तो पहले उनकी थी, उन्हीं की सरकार बनी। अब इसके बाद फिर आप चले जाइए, क्या आप तमिलनाडु को हिंदू नहीं मानते क्या? डीएमके आपके साथ, क्या केरल में हिंदू नहीं है? क्या आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, क्या उड़ीसा में हिंदू नहीं है? हैं? हाँ है आपके सबका। तो ये सबसे बड़ी बात, आप अपने नाक के नीचे दिल्ली में क्या कर लिया आपने? दिल्ली में क्या कर लिया? अभी, हाँ, यस, यू आर राइट, आपने याद दिलाया मुझे। अब 3 बार दिल्ली में हारे हैं, 3 बार। सबसे पहले तो 2014 में हारे, जी, फिर 15 में हारे, और इसके बाद 2020 में हारे। आप सीटें, आपकी 2-3 सीटें बढ़ी।
अब ये जो नाक के नीचे, सत्ता के नीचे, आप जब आप हिंदू लोग आपके साथ नहीं है, तो ये एक हमारा जैसे कहते हैं ना गोदी मीडिया ने जो एक मिथ पैदा किया कि वो ऐसा है। देखिए इसमें कोई शक नहीं, जो खाता पीता मध्य वर्ग है, मैं आपसे एक बात से सहमत हूँ, हाँ, जो वोकल मध्य वर्ग है, वोकल वो इनके साथ है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जो वोकल वही होगा जिसके पास कुछ होगा, तो जैसे बोलते हैं इंग्लिश में फॉल बैक अ पाउंड, यानी कुछ सस्टेन करने के लिए उसके बाद वो जो उसके साथ। लेकिन जब आप ये कहना कि संपूर्ण हिंदी, बिहार का ताजा घटना ले लें, नीतीश कुमार आपके साथ नहीं रह सका, बिहार को ही ले लें, तो इसका मतलब ये कहना कि सभी हिंदुत्ववादी बन गए हैं, सभी, ये ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन जोशी जी यहाँ मैं आपको टोकूंगा जरा सा। देखिए आपने कहा कि खाता पीता जो मध्यम वर्ग है वो उनके साथ है। मुझे लगता है जो बहुत नीचे का तबका है वो अपनी अस्मिता की पहचान के चक्कर में उनके साथ है, वो कांवड़िए और वो बजरंग दल वाले और वो उस तरह के लोग, और जो बहुत संपन्न वर्ग है वो अपने व्यावसायिक हितों के कारण उनके साथ है। तो आप देखिए ना, फिर तो बचा कौन? आप हम जैसे मुट्ठी भर लोग बचे। नहीं, मैं ये आपकी बात से सहमत होते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मैंने आज का एक नया शब्द पिछले दिनों से प्रयोग करना शुरू किया है जी, कि अब मैं ब्राह्मणिज्म की वजह सवर्णवाद कहता हूँ, नव सवर्णवाद। क्यों कह रहा हूँ कि जैसे कि आप ने अभी कहा कि जो ओबीसी का तबका और नीचे का तबका, तो वो जो एक ब्राह्मणिकल फोल्ड में वो मान्यता चाहता है, प्रवेश चाहता है, तो जाहिर है कि उसमें जो ओबीसी में जो वो है वोकल तबका, जिसने पिछले 10-15 साल में सामाजिक न्याय की जो लड़ाई 89-90 में शुरू हुई थी वीपी सिंह के जमाने, तो उससे जो लाभ हुआ अर्जित किया, तो उसमें जो असूल जी परिवार इसमें इस वर्ग में आई है, तो अब उसको बनाए रखने के लिए वो होने लगा है, और उसको चाहिए कि एक नव सवर्णवाद का जो बड़ा ढांचा है, संरचना, उसमें उसको एक लेजिटिमेट स्थान मिले, एक गरिमा, और वो निश्चित रूप से उनके साथ। लेकिन यहाँ मैं फिर कहूंगा, अगर ऐसा होता तो बिहार में बीजेपी को सीटें आरजेडी से ज्यादा मिलती, क्योंकि यहाँ एक कास्ट फैक्टर, देखिए कास्ट फैक्टर भी एक बड़ा जबरदस्त भूमिका निभाता है। यहाँ हमारे वामपंथी लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि देश की, हमारी भारत की जो सनातन वो पुरानी है, कि यहाँ की जो संरचना में हमारी जो कास्ट की जो भूमिका है वो क्लास से बहुत ज्यादा है, जिनको कि वामपंथी नेताओं ने बहुत बाद में स्वीकार किया, चाहे वो दिनेश गुप्ता हो, ज्योति बसु हो, उन्होंने इंटरव्यू में बात में बनने से कुछ दिन पहले स्वीकार किया कि हमने क्लास पे ज्यादा जोर दिया और कास्ट को नहीं समझ सका। अच्छा, तो कास्ट फैक्टर, तो यहाँ कास्ट फैक्टर जो है, यहाँ दो ही बात है, लेकिन इसमें एक चीज और कि कास्ट कई जगह ऐसा भी हो संभव है कि फांसीवाद को नकेल ढंग से नहीं आने से बटा रहे हैं, क्योंकि बिहार का अगर हम लोग मामले ले लें या यूपी का ले लें, यूपी में कुछ भी कहो, पहले से ज्यादा सीटें बढ़ी हैं, उसमें कास्ट एफिलिएशन की वजह से बढ़ी। इसी वजह से आप हरियाणा में आप आ जाइए, हरियाणा में जो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत कहाँ मिला, 11-12 सीटें चौटाला की तरफ से आई, तो पूरे जाट और दूसरे लोग शामिल। तो इसका मतलब ये कि चेक एंड बैलेंस, तो कास्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें कोई शक नहीं कि जिस ओबीसी के पास समृद्धि आ गई है, एफ्लुएंस आ गई है, वो निश्चित रूप से वो मोदी को सपोर्ट नहीं करेगा, वो उस हिंदू फोल्ड में शामिल होने, गरिमापूर्ण स्थान पाने के लिए वो साथ में है, मोदी के साथ नहीं,
वो जी, साथ में हाँ, ही है, इसको आप बिल्कुल, समझिए इस बात, उसकी जो जी, लालसा है। और इसके लिए मैं हुँ, फिर कहूँगा कि ये आपकी ब्राह्मण वगैरह ये सब लोग ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने हुँ, हाशिए पे रखा इन ये जाति को। हुँ, और वो अब भी ये उनके उत्थान को स्वीकार तो नहीं कर पा रहे हाँ, हैं, नहीं कर पा रहे, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं नहीं कर कर पा पा रहे। रहे। हाँ, अच्छा जोशी जी, दो दो छोटे-छोटे सवाल और करूँगा मैं, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। एक तो ये कि हाँ। आपका अरे मीडिया हाँ, के बात साथ कर बड़ा रहे हैं। गहरा, जी, हैं? मीडिया क्या पर बोले? आपने इतना सारा काम किया, इतनी सारी किताबें हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन हम सब जानते हैं आपने कितना काम किया है। तो मैं सिर्फ़ ये जानना चाहूँगा कि आज के मीडिया परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? और भविष्य का भारत का मीडिया परिदृश्य आपको कैसा नज़र आता है? दे देखिए, आज का मीडिया, इसमें तो कोई शक नहीं कि पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, और हुँ, अघोषित जो सेंसरशिप है, उसके हुँ, तहत काम कर रहा है। इंदिरा जी जी, के ज़माने में इमरजेंसी में तो एक घोषित सेंसरशिप हुँ, थी, हुँ, लेकिन इस समय एक अघोषित सेंसरशिप के तहत वो उस माहौल में हम मीडिया जो काम कर रहा जी, है, वो उतना पूरी तरह से स्वतंत्र हम लोग नहीं है। मतलब मैं क्या, जो काम कर रहे हैं इस समय, और हाँ, इसीलिए गोदी मीडिया सामने आया है। अगर हुँ, मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि आज कॉन्ट्रैक्ट पे पत्रकारों को रखा जाता है, हुँ, तो एक डर तो रहता है। क्या है कि हमारी एक, मैं यहाँ पे एक शब्द कहूँगा कि मैंने लिखा है इस पे काफ़ी कुछ, कि जी, एक सही ढंग का जो प्रोफ़ेशनलिज़्म मीडिया में आना चाहिए, जो पहले था, हुँ, वो अब नहीं है। प्रोफ़ेशनली प्रोफ़ेशनल होना बुरी बात नहीं है, देखिए ये याद रखिएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, उसके अपने एथिक्स होते हैं। कमर्शियलाइज़ हो, हाँ, हाँ, कमर्शियलाइज़ होना बुरी बात है, जी, प्रोफ़ेशनल होना, एक अगर आप बिल्कुल। डॉक्टर हैं या अध्यापक हैं, तो आपसे हाँ, तो उम्मीद उसमें करते हैं क्या कि बुरी आप बात है? हाँ, हुँ, हाँ, तो लेकिन आज हमने ये अपने व्यापारिक हितों को ऊपर रखा है और प्रोफ़ेशनल हुँ, हितों को नीचे। मतलब ये हुँ, उसकी एथिक्स का पालन हम नहीं कर रहे। जैसे कि जी, मैंने तो चला रखा है पिछले 8 साल से कि तीसरा प्रेस आयोग या मीडिया आयोग बैठाया जाए। एक तो नेहरू हुँ, जी ने बैठाया था और एक इंदिरा जी ने बैठाया। उसके बाद से हुँ, काफ़ी परिवर्तन आ गया। लेकिन जी, साथ में एक अच्छी बात ये है कि हुँ, सोशल मीडिया, जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, सोशल हुँ, मीडिया अब ये है कि आप पूरी तरह से ऑथोरिटेरियनिज़्म इतना आसानी से नहीं ला सकते, हुँ, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजिकल जो रिवॉल्यूशन हुआ है, हाँ, इन्फॉर्मेशन का जो विस्फोट हुआ है, फ्लो हुआ है, हाँ, वो, हुँ, हाँ, आपको पूरी तरह से छूट नहीं देगा। तो ये हुँ, सच है कि मीडिया अभी दबा हुआ है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं पूरी तरह से निराश नहीं हूँ। जी, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ हाथ से निकल गया है। हुँ, अभी भी ये स्पेस है कि हम हुँ, अपने तरीके से लड़ सकते हैं। एक लोकतांत्रिक स्पेस है, और जितना हुँ, स्पेस है उनको हमें एक पॉजिटिव ढंग से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जी, पॉजिटिव, हुँ, ये नहीं कि खाली हम गालियाँ ही देते रहें हाँ, और हाँ, वो करें। हुँ, हाँ, जी, एक पॉजिटिव, एक रचनात्मक ढंग से करें तो है, तो वो लोग कर भी रहे हैं। मैं समझता हूँ, इतना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि इस पे मैं बड़ा चिंतन करता रहता हूँ। जी, अगले 5-10 साल में इसका समाप्त हो जाएगा, एंड हो अच्छा। जाएगा। फिर से हम लोग वापस पुराने, हाँ, हाँ, हमारे मैं अच्छे दिन आ जाएँगे। हमारे, नहीं मतलब लोकतंत्र के आएँगे, हाँ, समाज के लोकतंत्र आएँगे, के देश, हाँ, लोकतंत्र के। पूरी मन हुँ, पूरी भई मनुष्यता हमारे पास तो ऐसी, आने और जाने को क्या है, अब हम लोग हाँ, जहाँ हैं, हाँ, हमारा जीवन के आखिरी स्टेक पर चरण क्या में, है? हाँ, तो मैं है कि देखिए, मीडिया में प्रतिरोध है इस समय, ऐसी बात नहीं है। हुँ, हम अच्छा, तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आए दिन देखते रहते हैं, सभाएँ जी, होती हैं। प्रतिरोध अंदर से चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, प्रतिरोध चल रहा है। और इसके बाद एक अब जो कॉर्पोरेट कैपिटल है, उसमें भी अपने अंतर्विरोध हैं, अपने अलग। क्योंकि हुँ, आपने कॉर्पोरेट कैपिटल के एक खास वर्गों को ही संरक्षण दे रखा है, तो जाहिर है कि हुँ, दूसरी तो ये आएगा। तो इसलिए पूरी तरह से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जी। अ मैं तो मान के चल रहा हूँ कि मशाल तो है, हाथों में चलेगी। अ, और क्या। तो चलिए आशावाद के इसी स्वर पर हम अपनी बातचीत को विराम दें।
जोशी जी, आपके साथ बतियाना और आपको सुनना व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत समृद्ध करने वाला अनुभव रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो दर्शक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी इस बातचीत को अच्छा पाया होगा। आपको बहुत बहुत आभार कि आज आपने इतनी व्यस्तताओं के बीच में मेरे अनुरोध को स्वीकार करके समय निकाला और हमारे कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को सार्थक बनाया। आपकी यात्रा शुभ हो, आप खूब बढ़िया